डियर स्टूडेंट, लिट लर्न बाय दिलशाद में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है। यदि आप ईयर सेकेंड अर्थात सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके साथ साथ ईयर बीए पार्ट 2 के स्टूडेंटों के साथ साथ ये बहुत से लोगों के लिए उपयोगी है। अगर आप एमए इंग्लिश से कर रहे हैं या आप जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये एक बहुत ही उपयोगी वीडियोस है। तो इस वीडियो को देखते रहिए। मेरे सारे वीडियो सभी लोगों के लिए होते हैं। सभी लोगों को ध्यान में रख करके मैं स्क्रिप्ट लिखता हूं और उस स्क्रिप्ट को एक्सप्रेस करता हूं। तो लीड एंड लाइन बाय दिलशाद में आपका स्वागत है। और आज जो है हम अनुवाद जो टॉपिक है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन है और इसको जो है और एंड ट्रांसलेशन प्रैक्टिस है। तो इसमें हम आज जो मेन टॉपिक पे बात करेंगे कि अनुवाद अध्ययन के बारे में बात करेंगे कि महत्वपूर्ण है या शाब्दिक अनुवाद क्या महत्वपूर्ण है। यानी कि आज का जो टॉपिक है इस अध्ययन का है कि महत्वपूर्ण विषय शाब्दिक अनुवाद और मुक्त अनुवाद अर्थात लिटरल ट्रांसलेशन और फ्री ट्रांसलेशन की बात हम करेंगे इसमें। आइए देख लीजिए, टॉपिक है इंग्लिश ईयर सेकेंड है, सेमेस्टर 4 है। टाइटल है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। ध्यान दीजिएगा, इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन प्रैक्टिस इस पेपर का नाम है। इसमें आपको कुछ टॉपिक्स जो दिए जाएंगे जिसमें आपको उसको ट्रांसलेट करना रहेगा। हिंदी के जो है ऐसे कुछ पाठ दिए जाएंगे जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। इंग्लिश के कुछ गद्य दिए जाएंगे जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करना रहेगा। इसी तरीके से पोएट्री और का भी ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी करना रहेगा। ये आपको देंगे, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इस पे भी मैं टॉपिक पे आपको एक वीडियो दूंगा लास्ट में, क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक है। ये यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन, अ ब्रीफ हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसलेशन इन अ मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। और दूसरा इसका पार्ट है लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन। इसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ये जो इंट्रोड्यूसिंग जो है नंबर 1 वाला ये वीडियो आ चुका है। ये लिटरल ट्रांसलेशन और वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन ये क्या होता है, इस पे आज हम बात करेंगे। दिस डिबेट रेज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट fidelity of the creativity, meaning and cultural representation in translation। ये किस चीज की बात करता है? निष्ठा, फिडिलिटी की बात करता है, कि निष्ठा की बात करता है, क्रिएटिविटी की बात करता है, कि ये क्या चीज है, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, कि किस तरीके से ईमानदारी से हम जो है ये इसमें एक क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है कि क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन किस तरीके से ईमानदारी से इसको जो है इसकी मीनिंग को एक भाषा से दूसरी भाषा में, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में ट्रांसफर किया जाता है। इसी को ट्रांसलेशन कहते हैं। इन ट्रांसलेशन में आगे देखिए इसमें क्या है कि व्हाट इज लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन है क्या चीज? देखिए इंपॉर्टेंट सबसे पहली बात यह है कि आप समझिए कि लिटरल ट्रांसलेशन कहते किसको है। लिटरल ट्रांसलेशन का अर्थ होता है शाब्दिक। लिटरल के माने होता है शाब्दिक ट्रांसलेशन रिफर्स टू वर्ड फॉर वर्ड, अर्थात हर शब्द के साथ ट्रांसलेशन क्या आता है। अप्रोच इन विच द ट्रांसलेटर closely follow the vocabulary, sentence structure and grammatical form of the source text। जैसे देखिए इसमें क्या कहता है कि लिटरल ट्रांसलेशन में जो ट्रांसलेशन रिफर्स टू द, इसमें ट्रांसलेशन क्या कहता है कि वर्ड ट्रांसलेशन अप्रोच इन विच द ट्रांसलेटर, जिसमें ट्रांसलेटर जो है ना वो अप्रोच करता है, किसको करता है? क्लोजली, और फॉलो करता है वोकैबुलरी को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को, ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ द सोर्स टेक्स्ट, जो प्रस्तुत टेक्स्ट होता है, जो मूल टेक्स्ट होता है। सोर्स के माने यहाँ पे मूल टेक्स्ट के है कि आप परेशान मत होइएगा, प्रस्तुत नहीं बल्कि मूल टेक्स्ट जो होता है उसके सेंटेंस को, वोकैबुलरी को ध्यान देता है, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बनावट को भी ध्यान देता है, उसके जो ग्रामेटिकल फॉर्म को भी ध्यान देता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके वो ट्रांसलेट करता है। जो ट्रांसलेटर होता है वो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके फॉर्म को चेंज करता है। और किसको क्या कहता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिटरल ट्रांसलेशन इज एक्यूरेसी एंड फेथफुलनेस टू द ओरिजिनल टेक्स्ट। ये जो द मेन ऑब्जेक्ट जो होता है, जो इसका जो मूल उद्देश्य होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, जब मेन उद्देश्य जो इसका होता है वो ये होता है ऑफ लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन का तो कि इसमें यथार्थ अर्थात शुद्धता हो, एंड फेथफुलनेस और वफादारी है टू ओरिजिनल टेक्स्ट। ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ वो
शुद्धता हो, यानी कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसी के अनुसार वो अपनी बात कहे। इसका एक सबसे बड़ा जो है उद्देश्य होता है, लिटरेचर ट्रांसलेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि जिस भाषा में जिस भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है वो थॉट और विचार भी आने चाहिए इसमें। तो एक्यूरेसी एंड फेथफुलनेस टू द ओरिजिनल टेक्स्ट। लिटरेचर ट्रांसलेशन इज कॉमनली यूज्ड इन, देखिए लिटरेचर ट्रांसलेशन किस में प्रयोग किया जाता है? लीगल डॉक्यूमेंट्स में प्रयोग किया जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स में हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, मीनिंग को, वोकैबुलरी को ध्यान में रखेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स में आता है। टेक्निकल मैनुअल में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो टेक्निकल मैनुअल होते हैं उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। रिलीजियस टेक्स्ट में भी इसका प्रयोग जो है लिटरेचर ट्रांसलेशन का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और आप कुछ और समझ जाएंगे। फिर उसके बाद एकेडमिक राइटिंग, जो शिक्षा से संबंधित जो राइटिंग है उसका भी लिटरली ट्रांसलेशन किया जाता है, ताकि आप जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो शिक्षा बिल्कुल ओरिजिनल लैंग्वेज के अनुसार हो। However, literal translation may sometimes sound unnatural। हाँ, ये कभी कभी होता क्या है ना, जो थोड़ा सा साउंड के माने होता है सही, कभी कभी जो है ना समटाइम्स साउंड अननेचुरल, थोड़ा थोड़ा अस्वाभाविक हो जाता है, और ऑकवर्ड या जो है कभी असुविधाजनक हो जाता है इन द लार्ज लैंग्वेज। ऑकवर्ड इन द लार्ज लैंग्वेज, जब लार्ज लैंग्वेज में किया जाता है तो ये थोड़ा जो है अननेचुरल हो जाता है, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, असुविधाजनक। ऑकवर्ड माने असुविधाजनक हो जाता है, अस्वाभाविक हो जाता है, अननेचुरल के माने अस्वाभाविक हो जाता है इन द लार्ज लैंग्वेज नहीं है, टारगेट लैंग्वेज। जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसमें थोड़ा सा ये असुविधाजनक हो जाता है। व्हाट इज फ्री ट्रांसलेशन? देखिए लिटरेचर ट्रांसलेशन की बात आ गई थी, अब फ्री ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं कि फ्री ट्रांसलेशन क्या होता है। फ्री ट्रांसलेशन फोकस ऑन द कन्वेइंग द मीनिंग एंड स्पिरिट ऑफ द सोर्स टेक्स्ट रादर देन इट्स एग्जैक्ट वर्ड और स्ट्रक्चर। देखिए जो ये फ्री ट्रांसलेशन जो होता है ना, फोकस ऑन कन्वेइंग द मीनिंग, ये मीनिंग को कन्वे करता है, विचारों और भावनाओं को पहुंचाता है, कन्वे करता है। जो इसका जो है कन्वे करना के माने जो मेन भावना है, जो मेन थॉट्स हैं, उसी को दूसरों तक पहुंचा देना, किसी अन्य तक पहुंचा देना। और द मीनिंग एंड स्पिरिट ऑफ सोर्स, जो इसका मूल होता है टेक्स्ट रादर देन इट्स एग्जैक्ट वर्ड, इसके एग्जैक्ट वर्ड को जो है नहीं लिया जाता है, बल्कि जो उसके सेंस को लिया जाता है और स्ट्रक्चर। जो फ्री ट्रांसलेशन होता है तो वो उसमें क्या कहा जाता है, वो उसके भाव को वहां तक पहुंचाया जाता है। जैसे आप लोग अक्सर सुनते होंगे, जैसे प्रोवर्ब्स हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसको ट्रांसलेट नहीं किया जाता है ऐसे, इसका जो है लिटरल ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है, बल्कि इसका फ्री ट्रांसलेशन किया जाता है। जो उस जिस देश में जो आता है, हमारे यहाँ ये बोला जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है अ बैड वर्कमैन क्वारल विद हिज टूल्स। तो इस तरीके से आता है अ बैड वर्कमैन क्वारल विद हिज टूल्स, इस तरीके से ये आता है। तो इसी को ये कहता है कि मीनिंग को उसमें ट्रांसफर किया जाता है फ्री ट्रांसलेशन में। The translator enjoys greater freedom to adopt expression, idiom and culture references। क्या कहता है कि जो ट्रांसलेटर होता है ना, एंजॉयज ग्रेटर, बहुत ग्रेटर एंजॉय करता है। क्या करता है? ग्रेटर एंजॉय करता है। ग्रेटर एंजॉय, ट्रांसलेटर जो एंजॉय करता है ग्रेटर फ्रीडम, उसको बहुत इसमें आजादी होती है, एंजॉय करता है ग्रेटर फ्रीडम। ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर फ्रीडम को एंजॉय करता है टू एडॉप्ट एक्सप्रेशन, अपने एक्सप्रेशन को एडॉप्ट करने के लिए, ईडियम को एडॉप्ट करने के लिए, कल्चरल रेफरेंसेस को एडॉप्ट करने के लिए वो मजेदार तरीके से उसको लाता है और मजेदार तरीके से उसको प्रस्तुत कर देता है, जिससे उसको एंजॉयमेंट मिलता है, उसका एंजॉयमेंट होता है और पढ़ने वालों को भी मजा आता है। इसमें फ्री ट्रांसलेशन इज वाइडली यूज्ड इन लिटरेरी टेक्स्ट, लिटरेरी टेक्स्ट में फ्री ट्रांसलेशन का प्रयोग होता है, पोएट्री में प्रयोग होता है, ड्रामे में प्रयोग होता है और कल्चरल नैरेटिव में प्रयोग होता है। दिस अप्रोच प्रायोरिटीज रीएडेबिलिटी एंड द इमोशनल इम्पैक्ट। इसमें कुछ चीजें आती हैं जो आप ध्यान दीजिएगा। दिस अप्रोच प्रायोरिटीज, ये प्राथमिकता देता है किसको? रीएडेबिलिटी यानी कि सुपाठ्यता को,
रीडेबिलिटी के माने होता है सुपाठता, रीडेबिलिटी यानी कि आप सही तरीके से उसको पढ़ लें। एंड इमोशनल इम्पैक्ट, और उसका आपके ऊपर इमोशनल इम्पैक्ट भी पड़े, यानी कि जो इमोशनल इम्पैक्ट उस ओरिजिनल भाषा में है, सोर्स भाषा में है, जो दी हुई भाषा में है, वही इमोशनल इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़े, वही जो भावनात्मक प्रभाव आपके ऊपर भी पड़े। अगर हम इसके जो है कोई डिफरेंसेस की बात करते हैं, द सेंट्रल डिफरेंस बिटवीन द लिटरल एंड फ्री ट्रांसलेशन लाइज इन द प्रायोरिटीज। ये इसमें इसकी जो प्रायोरिटीज होती है, प्राथमिकता होती है, वो क्या क्या होती है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें जो कोर जो सेंट्रल डिफरेंस होता है, जो कोर डिफरेंस होता है बिटवीन द लिटरल एंड फ्री ट्रांसलेशन, उसकी जो है ना प्रायोरिटीज में उसकी प्राथमिकता में होता है। वो क्या होता है उसको ज़्यादा देखते हैं। लिटरल ट्रांसलेशन प्रायोरिटीज, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। लिटरल ट्रांसलेशन होता है फॉर्म और उसके स्ट्रक्चर को प्रायोरिटीज देता है, उसको प्राथमिकता देता है। और फ्री ट्रांसलेशन प्रायोरिटीज, मीनिंग एंड इफेक्ट। वो जो है फ्री ट्रांसलेशन होता है वो मीनिंग और उसके इफेक्ट को प्राथमिकता देता है। दोनों में ध्यान दीजिएगा कि लिटरल ट्रांसलेशन फॉर्म और स्ट्रक्चर को प्राथमिकता देता है, वो किस फॉर्म में लिखा गया है, किस स्ट्रक्चर में लिखा गया है। और जो है फ्री ट्रांसलेशन जो होता है मीनिंग और उसके इफेक्ट, उसके प्रभाव को ध्यान में देता है। उसमें जो है कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे मैंने बता दिया कि अ बैड वर्कमैन क्वारल विद हिज टूल्स। फिर उसके बाद आता है बोथ approaches have strength and limitation and their effectiveness depends on context। कहता है both approaches have strength, दोनों जो है अब उनके पास अपनी शक्तियां होती हैं और अपने लिमिटेशन होते हैं, दोनों की अपने पावर होते हैं और दोनों के अपने लिमिटेशन होते हैं। एंड देयर इफेक्टिवनेस, और उनका प्रभाव भी होता है। इनके सब जो है ताकत जो होती है, इनका जो मूल जो सिस्टम होता है, या इनकी जो सीमाएं होती हैं, या इनका जो प्रभाव होता है, उनके जो है कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि जो कॉन्टेक्स्ट उनको दिया गया है, जो टेक्स्ट उनको दिया गया है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, उसके भाव पर डिपेंड करता है। अगर हम इसके लिटरेरी पर्सपेक्टिव को देखें कि इसका क्या महत्व है, लिटरेरी पर्सपेक्टिव क्या है इसके, तो अगर हम ध्यान देते हैं तो इसमें क्या कहा जाता है, in literary translation, free translation is often preferred because in literary translation, free translation is often preferred। literary translation में free translation को ज़्यादा prefer दिया जाता है because literature is deeply connected to culture, इमोशन एंड एस्थेटिक। देखिए लिटरेरी पर्सपेक्टिव की बात है, जो इसका पक्ष क्या है, लिटरेरी पक्ष क्या है, तो ये क्या कह रहा है कि इन लिटरेरी ट्रांसलेशन में फ्री ट्रांसलेशन इज ऑफन प्रीफर्ड। इसमें फ्री ट्रांसलेशन को प्रीफर किया जाता है, फ्री ट्रांसलेशन को महत्व दिया जाता है। लिटरेरी पर्सपेक्टिव में फ्री ट्रांसलेशन को महत्व दिया जाता है, इतनी बात समझिए। बिकॉज, क्योंकि लिटरेचर इज डीपली कनेक्टेड, क्योंकि लिटरेचर जो डीप तरीके से बहुत गहराई से कनेक्टेड होता है टू द कल्चर, इमोशन एंड एस्थेटिक। ये जो है कला से, कला शास्त्र से या सौंदर्य का शास्त्र से, सौंदर्य शास्त्र से ही डिपेंड होता है। इसलिए ये लिटरेचर जो होता है ना, वो फ्री ट्रांसलेशन में ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फ्री ट्रांसलेशन में ही ये ज़्यादा उपयोगी होता है। Literal translation may fail to capture metaphors, symbolism and tone। अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन का प्रयोग करने लगेंगे तो वो जो है वो फेल हो जाएगा कैप्चर द मेटाफर्स, जो मेटाफर का प्रयोग किया गया उसको कैप्चर करने में, सिंबॉलिज्म को कैप्चर करने में, और जो उसका टोन है, जो भाव है, उसको जो है अडॉप्ट करने में ये फेल हो जाएगा। कौन? लिटरल ट्रांसलेशन। इसलिए जो है फ्री ट्रांसलेशन का प्रयोग होता है। आइए थोड़ा सा इसका एंड देख लेते हैं। लिटरल एंड फ्री ट्रांसलेशन आर नॉट अपोजिंग एनिमीज। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो बात मैं बता रहा हूं कि ये फ्री ट्रांसलेशन और लिटरल ट्रांसलेशन ये अपोजिंग एनिमीज नहीं है, ये अपोजिंग एनिमीज नहीं है, बट कॉम्प्लीमेंट्री, बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, अर्थात पूरक है, अनुपूरक है एक दूसरे के, और स्ट्रेटजीज हैं। और इनकी जो स्ट्रेटजीज होती है, जो इनकी योजना होती है, ये योजनाबद्ध तरीके से होते हैं। इनकी एक योजना होती है, इनकी एक स्ट्रेटजीज होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है और स्ट्रेटजीज होती है।
ये सारी चीजें होती हैं, ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि इनकी अपनी अपनी अलग अलग जो है कॉम्प्लीमेंट्री होती है और इनकी स्ट्रेटजीज होती है, इनकी अलग अलग योजनाएं होती हैं। अ स्किल्ड ट्रांसलेटर नोज when to follow the text closely and when to exercise creative freedom। जब ट्रांसलेटर के सामने जब आते, देखिए ये ट्रांसलेशन का ये जो एक सिस्टम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है ट्रांसलेशन का। तो ये इसमें कह रहा है कि वो ट्रांसलेटर जो होता है वो जानता है कि कब उसे फॉलो करना है टेक्स्ट क्लोजली, कब उसे जो है अर्थात जो है लिटरल ट्रांसलेशन करना है और कब उसे फ्री ट्रांसलेशन करना है, वो उसको समझता है। जब भी ट्रांसलेटर जो होता है वो इसको समझता है कि उसे कब लिटरल ट्रांसलेशन करना है और कब फ्री ट्रांसलेशन करना है, तो उस टेक्स्ट को क्लोजली देखता है। व्हेन टू एक्सरसाइज क्रिएटिव फ्रीडम, और वो जो है वो क्रिएटिव फ्रीडम उसमें रखता है कि उसे क्या करना है, वो सारी चीजों को जानता है। चलिए इस तरीके से इसकी हिंदी भी देख लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। बहुत शॉर्ट में कर दिया हूं इसको हिंदी, है ना, इसको बल्कि मैं समराइज कर दिया हूं, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। हिंदी पे बहुत ज्यादा डिपेंड, क्योंकि मैंने इसीलिए इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन लिटरल ट्रांसलेशन एंड डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशन। लिटरल ट्रांसलेशन को डिस्कस कीजिए और इसके एडवांटेज और लिमिटेशन के बारे में ये आपको का क्वेश्चन है। इसको जो है भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के चाहे जैसे भी इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आपको अध्ययन करना है, तो बेसिकली यही होगा कि आप इसका जो है ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, ताकि आप इसको कई बार में इसको देख सकें। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखना है डिफाइन फ्री ट्रांसलेशन, एक्सप्लेन इट्स रोल इन लिटरेरी ट्रांसलेशन। इसको फ्री ट्रांसलेशन को जो एक्सप्लेन करना है और जो इसका रोल बताना है इन लिटरेरी ट्रांसलेशन। लिटरेरी ट्रांसलेशन में इसका क्या रोल है, इसका क्या महत्व है, इसका जो है बताना है, इसका क्या कैरेक्टर है। इसको भी फ्री जो है स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिए। मैं एक एक लाइन तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो है आपको बता दे रहा हूं। ये अगला ट्रांसलेशन क्वेश्चन आता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट लिटरल ट्रांसलेशन एंड फ्री ट्रांसलेशन। इसको आंसर इसका जो है लिटरल ट्रांसलेशन है, इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है डिस्कस दी रिलेवेंस ऑफ लिटरल एंड फ्री ट्रांसलेशन की रिलेवेंस को बताइए, इसके उपयोगिता को बताइए, इसके महत्व को बताइए। और जो है इन ट्रांसलेटिंग इंडियन लिटरेचर टेक्स्ट इनटू इंग्लिश, इसकी जो है महत्व को बताइए, इसकी उपयोगिता को बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इवैल्यूएट द रोल ऑफ द ट्रांसलेटर इन द चूजिंग बिटवीन लिटरल एंड फ्री ट्रांसलेशन। ये थोड़ा सा मैंने बताया था कंक्लूजन में, इसको देख लीजिए। इसको यहाँ पे मैंने डिटेल कर दिया है, इसको भी आप देख करके पता लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका जो है लिटरल ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो है वीडियो था। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, जो जिनके लिए उपयोगी है, जो आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं, जो आपके जूनियर हैं, सीनियर हैं, उनको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो है लिट लैंग्वेज बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।